नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। तो आज फिर एक अनदर क्लास में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, और जिसके बाद जो है आप लोग चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग अगर चाहें तो हमारे साथ ज़ीरो टू हीरो एक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा कोर्स है जिसको हम एलीट मेंबरशिप के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला बैच जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और दूसरा बैच जो है हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप में से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मेरे साथ ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, यानी कि ये कोर्स उनके लिए है जो कि कुछ भी नहीं जानते हैं और फिर भी वो एंड तक जाके प्रेडिक्शन करके अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो फिर भी प्रेडिक्शन के मामले में अभी भी कमज़ोर हो, तो आप जुड़ सकते हो। ये बिगनर्स के लिए भी है और ये जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले ये एलीट मेंबरशिप में आपको मिलेगा क्या, उसकी बात कर लेते हैं। तो 10+ जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस या उसके कोर्सेज है जो मैं इसमें करवाने वाली हूँ। सबसे पहले वैदिक रहेगा, केपी, BNN, और इसके अलावा जितनी भी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी है और वास्तु है या फिर एस्ट्रो वास्तु है। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी, इस बार न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट लेने वाले हैं हम लोग। तो 10+ कोर्सेज हैं जो कि मैं इस पे इंक्लूड करने वाली हूँ, और ये कोर्स जो है वो लगभग 6 से 7 महीने का रहेगा। आप अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट करिए और मेरे साथ जो है वो अपनी जर्नी एस्ट्रोलॉजी की शुरू करके कंप्लीट कर सकते हो। और मेरे जैसे ही आप एक प्रोफेशनल बनकर अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। सिर्फ रिक्वेस्ट एक ही है कि इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सीरियस रहिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए। मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। जो लोग भी पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं वो ये सोचकर करें कि मैं ज़ीरो से सीखूंगी, ना कि जो चीज़ें हमने सीख रखी हैं उसमें ये मिक्स एंड मैच करेंगे। तो हम लोग खाली घड़े को जो है जल्दी भर पाते हैं, बजाय कि भरे हुए घड़े में से फिर पानी और उलटता रहता है। तो जो भी एलीट मेंबरशिप के साथ जुड़ेंगे उनकी फैमिली की कंसल्टेशन, उनकी अपने करियर में जो भी चीज़ें रहेंगी, उनको सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, उनकी पर्सनल लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, उनको प्रोफेशनल कैसे बनना है, या फिर उनको एक अप टू द मार्क एक अच्छा इंसान या अच्छा प्रोफेशनलिज्म कैसे इस फील्ड में करना है। मेरे जो 8 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा आप लोगों को दूंगी। तो इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वंस अगेन, जो भी एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहता है नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग जानते हो कि जब भी हम किसी की कुंडली खोलते हैं तो सबसे पहले हमारी निगाह के सामने क्या चीज़ आती है, सबसे पहले हमें क्या दिखता है जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम एंड प्लेस डालकर उसकी कुंडली बनाते हैं। तो हमें उसमें सबसे पहले चीज़ें देखने को मिलती हैं उसका लग्न, या उस कुंडली में कुछ पर्टिकुलर नंबर्स उसके भावों में जो है वो पड़े हुए दिखते हैं हमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके सामने मैंने 2 कुंडलियाँ बनाई हैं। एक कुंडली है, इसको हम बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली का मतलब है नैसर्गिक, जो कि यूनिवर्सल कुंडली है, जो कि देखी जानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगी कंपल्सरी है अगर आप ज्योतिष करते हो तो। अगर आप काल पुरुष कुंडली को भूल जाते हो तो फिर आपकी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं फेल हो सकती है। इसलिए जब भी कुंडली आपके सामने इस तरह से किसी भी अनदर नंबर से मिलकर आएगी तो आपको इससे भी पहले आपके दिमाग में ये छाप होनी चाहिए कि असल में कुंडली ये होती है, एक नंबर से होती है, जिसको हम बोलते हैं कि भगवान विष्णु के ये 12वां घर चरण माने जाते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी जो है वो विराजती है, जो आपकी ज़िंदगी में सुख सुविधाएं लाती हैं। इसीलिए वहाँ पे शुक्र को 12वें घर में उच्च का किया जाता है। हर चीज़ के पीछे एक बहुत ही सुप्रीम लॉजिक है जिसकी वजह से हमें प्रेडिक्शन देखने को मिलती है। तो आपके सामने बेशक ये कुंडली बन के आई है, 8 के अलावा आपने यहाँ पे 1 को भी इमेजिन करना है। सिर्फ 8 नंबर नहीं है, आपके पास जो प्रेडिक्शन होगी वो काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग हम जुपिटर को 8 नंबर से भी पहले जांचेंगे उसको 1 नंबर में, केतु को 8 नंबर से भी पहले जांचेंगे 1 नंबर में। हम जो कॉम्बिनेशन ढूंढने जा रहे हैं या हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, हम फेल कहाँ पे होते हैं, क्योंकि हम कई बार क्या कहते हैं कि हम राशि के अकॉर्डिंग उस चीज़ को पढ़ तो लेते हैं,
लेकिन असल में वो वैसा काम कर नहीं रहा होता। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि ये जो आपका छठा घर है ये बुध का घर है, नैसर्गिक बुध का घर है, छठा घर है ना, ये आप कालपुरुष कुंडली का देख रहे हो। अब यहाँ पे 1 नंबर जो है वो लिखा हुआ है। आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे मंगल का राज है, लेकिन असल में ये जो अगर हम यहाँ पे इसको 1 नंबर को भी मिटा दें तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे किसका राज है। जब भी कोई भाव में राशि भी हटा दोगे, आप वहाँ पे कोई प्लैनेट भी हटा दोगे, तो फिर वो भाव आप किसका गिनोगे? हम उसको, उस भाव को का मालिक जो है वो बुध को गिनेंगे हम वहाँ पे। तो जब आप ऐसे बुध को गिन रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब कोई भी राशि आ जाए, कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा हो, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी प्लैनेट जो है वो बुध हो जाएगा, क्योंकि नैसर्गिक वहाँ का वो लॉर्ड है कालपुरुष के अकॉर्डिंग। ठीक। दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि हम जब बात करते हैं कि प्रिडिक्शन हमारी कहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 1 नंबर लिखा है, इसको हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे ये जो पूरा आप समझ लीजिए कि ये एक घर है किसी का, इसको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको सिखा रही हूँ मैं कि ये घर है किसी का, ये इस भाव को हम घर कहते हैं। ठीक है, भाव का मतलब क्या होता है? इमोशन होता है, फीलिंग होती है और घर होता है। तो ये जो घर है, ये घर किसका है ये आपको पता होना चाहिए कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग। ये घर जो है वो मंगल का है। ठीक है, अब मंगल के अलावा ये मंगल यहाँ बैठा हो चाहे यहाँ पे ना बैठा हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ बताया कि यहाँ मंगल 1 नंबर बैठा है चाहे नहीं बैठा है, लेकिन मंगल का प्रभाव नैसर्गिक ही यहाँ पे है। हम 8 नंबर को बाद में काउंट करेंगे, पहले हम इसको कालपुरुष के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये भाव किसका है। जैसे दूसरा भाव जो होता है वो शुक्र का होता है। ठीक है, अब शुक्र का भाव है, यहाँ पे बैठा कौन है? यहाँ पे बैठे सन है। तो यहाँ से क्या शुक्र का प्रभाव कम हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे बात किसकी होगी? पैसे की ही होगी, फाइनेंस की ही होगी, सेविंग की होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र है ही इन चीज़ों का कारक है। इसलिए सूर्य यहाँ पे क्या देगा? बैठकर पैसा देगा, धन देगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सुविधाएं देगा। तो हम जब प्रिडिक्शन करेंगे तो इस शुक्र को भूलेंगे नहीं। तीसरी चीज़, बुध जो है यहाँ पे कालपुरुष कुंडली से तीसरे घर का लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे अगर ये तीसरे घर का लॉर्ड है, लेकिन आपकी कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा मान लो, लेकिन हम यहाँ पे बुध को थोड़ी ना भूल जाएंगे। यहाँ पे बुध का प्रभाव इस घर में, क्योंकि ये घर जो है बुध का यहाँ पे पक्का है। ये कहीं भी चला जाए, बैठा है नहीं बैठा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, घर तो है। जैसे मान लीजिए कि मेरा दिल्ली में घर है, अब मैं इसको छोड़कर थोड़े दिन के लिए कहीं चले जाऊं दुनिया के किसी भी कोने में, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि वो घर मेरा नहीं रहा। जब तक मैं उस घर को बेच भी दूं, मेरे घर पे चाहे किसी की बिल्डिंग भी बन जाए, फिर भी कहीं ना कहीं उस घर पे मेरा प्रभाव या मेरा नाम कहीं ना कहीं तो रहेगा कि ये फलाने बंदे का घर था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। चौथा घर हम किसको कहते हैं? चंद्रमा को देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 11 नंबर लिखा है और घर खाली है, इसका मतलब यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे और जिस चीज़ का एस्पेक्ट आएगा वो किस पर प्रभाव डालेगा? चंद्रमा के ऊपर डालेगा। अब देखने वाले को ये नहीं लगेगा, वो क्या कहेगा? मेरा ये घर खाली है। ओ भाई, खाली कैसे हो गया? ये घर तो चंद्रमा का है जो पक्का होता ही है। आपका यहाँ पे जिन जिन प्लैनेट के एस्पेक्ट आते रहेंगे वो चंद्रमा को दूषित करते रहेंगे। ठीक है, उसके घर को दूषित करते रहेंगे। ठीक, आगे आ जाओ। 5वां घर जो है वो सूर्य का होता है। सूर्य 5वें घर में, सूर्य की जगह यहाँ बैठ गया चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसा बिहेव करेगा? चंद्रमा किसकी क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लेगा? चंद्रमा सूर्य की क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक, आगे चलेंगे। जैसे छठा घर मैंने बताया फिर से बुध का बनेगा। जब ये बुध का बनेगा, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट XYZ आ जाए, कोई भी प्लैनेट आ जाए, तो वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे बुध का असर तो रहेगा ही रहेगा ताउम्र। 7वां घर फिर से शुक्र का आएगा। 7वें घर में आपके चार्ट में, ये नैसर्गिक बता रही हूँ आपको कालपुरुष के अकॉर्डिंग, ये आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बनेगा। अब यहाँ पे 7वां घर मेरे को पता चल गया शुक्र का है। ठीक है जी, शुक्र का है, लेकिन वहां बैठे कौन है? शुक्र के साथ घर में 3 उसके अति शत्रु प्लैनेट बैठ गए। ठीक है, चंद्रमा बैठ गया, मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया।
अब मेरे को आप इमेजिन करके बताइए कि ये घर खराब हुआ या नहीं हुआ, और क्यों खराब हुआ। अब आपको समझ में आएगी कि ये घर खराब क्यों हुआ, क्योंकि वो शुक्र का घर है, पैसे का घर है, व्यापार का घर है, वहाँ पे उसके शत्रु बैठेंगे तो वो घर जलेगा ही, खराब होगा ही। अगले घर में चलते हैं, 8वां घर फिर से मंगल का गिना जाता है। 8वें घर में मंगल का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, चाहे वहाँ पे XYZ कौन सा भी प्लैनेट बैठ जाए। यहाँ पे बुध बैठ जाएगा तो मंगल जैसा असर करेगा, यानी कि जुबान जो है वो तेज तरार लड़ाका पर्सन जैसे होता है ना, कुछ भी चीज़ के लिए हावी हो जाना दूसरे ऊपर, वो ऐसी लैंग्वेज हो जाना। आपका यहाँ पे जो भी प्लानर 8वें घर में बैठेगा वो मंगल के गुणों को भर भर के अडॉप्ट कर लेगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी के घर में जाते हैं हमें उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, तभी हम वहाँ पे रह पाते हैं। अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी वहाँ पे बनेगी नहीं, आप वहाँ पे रहोगे नहीं, या निकल जाओगे या आपको निकाल दिया जाएगा, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, 9वां घर हमारा किसका होता है? गुरु का होता है। अब ये गुरु के घर जो है, यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा की राशि लिखी है, लेकिन चंद्रमा की राशि के अलावा अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही मेरे को क्वेश्चन करते हैं, मेरा ये वाला घर खाली है। भाई ये घर खाली कैसे हो गया तुम्हारा? पहली बात तो ये, वहाँ पे राशि लिखी है, वो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु महाराज का घर है, तो यहाँ 2 प्लैनेट का तो वैसे ही असर आ गया। ठीक है जी। दूसरी चीज़, यहाँ पे एस्पेक्ट भी तो आ रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इन खाली घरों में कितने एस्पेक्ट आ रहे हैं और इन घरों में कितना ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो इकट्ठा हो रहा है। और आपको देखने में क्या लग रहा है, मेरा तो 8वां घर खाली है, मेरा तो 7वां घर खाली है। ठीक है, ये आपको सीक्रेट्स राशि प्लैनेट और जो मैं भाव के बता रही हूँ ये समझने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे तो चले जाते हैं, हम लोग बड़े बड़े थंब रूल तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस नहीं पता हमें कि वो काम कैसे करती है चीज़ें। नेक्स्ट हमारा जो 10वां घर होता है वो शनि का होता है। ठीक है, सैटर्न का होता है। अब शनि का अगर 10वां घर है तो आपको नहीं लगता कि शनि के घर में कोई भी प्लैनेट आएगा वो मेहनती हो जाएगा, वो हार्ड वर्कर हो जाएगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसका करियर, उसका कर्म अपनाना पड़ेगा। सिंपल। क्यों बोलते हैं कि 10वें घर में आपका कोई भी प्लैनेट है तो आपको वो करियर में हेल्प करेगा? सोच के देखो कभी उस चीज़ को। 9वें घर में कोई प्लैनेट है तो वो आपकी एजुकेशन में हेल्प करेगा। अगर 8वें घर में कोई प्लैनेट है आपके हिडन शत्रुओं को बढ़ाने में हेल्प करेगा, या आपकी प्रॉब्लम्स को कहीं छुपाने में हेल्प करेगा हमेशा के लिए। सोचने वाली बात है ना, कि अगर इसकी इंपॉर्टेंस ना होती तो हम क्यों बोलते कि ये वाला प्लैनेट बैठा, भाई ये वाला करियर अपनाओ आप। ठीक है, 11वें घर में फिर से शनि और राहु 2 प्लैनेट का असर होता है यहाँ पे। तो हमारे पास 11वें घर में इनकम के लिए 2 प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हो गए 11 में, सैटर्न और राहु। लेकिन इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 6 नंबर है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एस्पेक्ट है, वो बताएगा मेरे पास इनकम के सोर्स कहाँ से जनरेट होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, ये सब चीज़ें वो बताएंगे। ठीक, 12वां घर फिर से हमारे गुरु महाराज का है, और यहाँ पे 12वें घर में मान लीजिए शुक्र की राशि पड़ी हुई है। आप क्या सोच रहे हो, मेरा 12वां घर खाली है? भाई खाली नहीं है, यहाँ पे गुरु का असर कहीं नहीं गया, गुरु ने तो यहाँ पे असर रखना ही रखना है, इसके साथ यहाँ पे वीनस का भी असर आ गया। इसके अलावा यहाँ पे एस्पेक्ट भी आपने देखना है किस किस का आ रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आपको क्या लग रहा है कि मेरा जो है कौन सा घर खाली है? आपको लग रहा है कि मेरा 9वां घर जो है वो खाली है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एस्पेक्ट आ रहा है शनि का 9वें घर में। ठीक है जी, और किसका एस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 10वें घर में आपको मरकरी लग रहा है, लेकिन चौथी एस्पेक्ट मंगल जो है वो यहाँ पे डाल रहा है, इसने यहाँ पे अपना डाल दिया इम्पैक्ट। इसके बाद आपके गुरु लगन में बैठे हैं, वो अपनी 9वीं दृष्टि को डाल रहे हैं आपके 9वें घर में। अब मेरे को बताओ कि आपका 9वां घर खाली है किसी तरीके से? ये दोनों प्लैनेट ही आपकी हायर एजुकेशन के लिए
या आपकी ज़िंदगी में अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी में एस्पेक्ट वैसा ही रोल प्ले करते हैं, प्लैनेट्स की दृष्टियाँ या प्लैनेट वैसा ही रोल प्ले करते हैं जैसे कि हमारी ज़िंदगी में कोई दूर से खड़ा हुआ व्यक्ति आपको हाथ हिला के बोल दे कि इधर नहीं जाना, इधर जाना है आपको, और आपकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आ जाए। ये एक हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम नहीं समझते हैं और हम सीधा सीधा प्रेडिक्शन पे चले जाते हैं। इतनी आसान अगर चीज़ें होती तो मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिष में आज सारे ही जो है वो महारथी बने होते और सबको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होती। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि शनि आपके कहीं भी बैठे होंगे तो शनि आपको 3 दृष्टियां देते हैं। शनि आपके यहाँ बैठे हैं तो तीसरी, सॉरी क्या हो गया, तो शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि से 5वें घर को भी देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है, स्केल ऐड करो। आप क्या बोलोगे, मेरा तो 5वां घर जी खाली पड़ा है। खाली कहाँ से हो गया, शनि ने एस्पेक्ट डाला हुआ है। क्या करना है, स्केल ऐड करिए। उसके बाद आपकी 10वीं दृष्टि 12वें घर पे जा रही है। तो जो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट जो पड़ रहा है यहाँ पे आपके 12th हाउस में, आपकी दूसरी दृष्टियां भी जो जितने भी प्लैनेट की है वो उस भाव को क्या करती हैं, वैसे ही एक्टिव करती हैं जैसे कि प्लैनेट खुद एक्टिव करते हैं। बेशक उतनी शार्पली नहीं करती हैं लेकिन करती जरूर हैं। तो अगर आपके कोई भाव खाली हैं, वहाँ पे आपने सबसे पहले चेक करना है कि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग वो भाव कौन सा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपको किस किस सब्जेक्ट पे जो है वो क्लास ऐसे डिटेल में चाहिए, नीचे ज़रूर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्स यहाँ बैठे हैं तो 4th हाउस जो होता है वो किसका होता है, 4th हाउस मून का होता है। कैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट किए जाते हैं देखिए, तो हमारे पास चंद्रमा के ऊपर, मंगल के ऊपर किसका दूसरे प्लैनेट का प्रभाव आ गया है, चंद्रमा का प्रभाव आ गया है इसके ऊपर, क्योंकि किसका घर है, चंद्रमा का, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे शनि महाराज जो है वो बैठे हुए हैं आपके, शनि महाराज जो है वो यहाँ बैठे हैं, वो भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब इसने मून, मार्स प्लस सैटर्न भी ऐड हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बैठकर आपके गुरु जो हैं, यहाँ पे जुपिटर बैठ गए, जुपिटर ने भी यहाँ पे 5वें एस्पेक्ट डाल दी। अब आपको देखने को क्या लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मंगल बैठे हैं। कितने प्लैनेट ने यहाँ पे मंगल के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला। अब ये मंगल चाहे नीच का हो, लेकिन जब इसके ऊपर ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टियां पड़ जाएंगी जो इसको कंट्रोल कर सकती हैं, इसको मार्गदर्शन दे सकती है, तो ये मंगल खराब रिजल्ट नहीं दे सकता, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखकर नहीं अचंभित हो जाना कि भाई मेरा तो 4 नंबर में मंगल बैठा है, नीच का हो गया। कहीं गुरु ने देखा है उसको, कहीं शनि ने देखा है उसको, कहीं शुक्र ने देखा है उसको। अगर पॉजिटिव रिजल्ट प्लैनेट ने देखा है उसको, उसकी जो वायलेंस है उसमें कम से कम 70-80% की कमी हो जाती है, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि हाँ भाई मेरा तो ये प्लैनेट नीच का हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा नीच का, सॉरी मंगल नीच का बैठा है, साथ में गुरु भी बैठ गया। अब क्या हो गया, गुरु तो 4 नंबर में उच्च का हो गया ना, कहने वाले क्या बोलेंगे, नीच भंग योग हो गया। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, नीच भंग तो हो गया, मंगल तो अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि गुरु जी आगे बैठ के उच्च के, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं गुरु की चीज़ों में वो कमी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जब भी देखना है तो 4 बेसिक चीज़ें देखनी है। सबसे पहले भाव देखना है कि भाव कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल वो चौथा भाव है, भाव का जो मालिक है वो देखना है, भाव लॉर्ड देखना है आपको, मान लीजिए वो चंद्रमा है, ठीक है जी। उसके बाद उसके ऊपर कौन सा प्लैनेट बैठा है, प्लैनेट मान लीजिए वहाँ पे मंगल बैठ गया है, राइट। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि एस्पेक्ट किसका आ रहा है, तब किसी एक भाव की प्रेडिक्शन की जाती है।
ऐसे नहीं की जाती है कि मंगल यहाँ बैठा है तो ये कर देगा वो कर देगा। हम जब कोई वीडियो बना रहे होते हैं, कोई सब्जेक्ट आपको दे रहे हो, तो बहुत ही बेसिक लेवल का दे रहे होते हैं, तो उस पर कोई ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं होती। तब जाके आपके पास किसी प्लैनेट की प्रेडिक्शन आती है कि वो अच्छा रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे पास हर राशि का क्या होता है, अपना एक एलिमेंट है। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जैसे 159 की राशियाँ जो होती हैं वो अग्नि तत्व की है, ठीक है। इसके साथ आग है, अग्नि है, गर्म है, एक्शन है, गुस्सा है, टैलेंट है, ठीक है। 2, 6, 10 की राशियाँ क्या होती हैं, फिक्स है, जिद्दी राशियां हैं, ठीक है। इसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, इसको फिक्स है, जो कह दिया कह दिया, इधर से उधर नहीं हिलना, दुनिया इधर से उधर हो जाए। तीसरे तरह की राशियां कौन होती हैं, वो होती है, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट बता रही हूँ आपको, इसके अलावा इनके गुण होते हैं, इनके नेचर होते हैं, इनके स्वभाव होते हैं, इनके इवन टेस्ट होते हैं राशियों के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वैदिक ज्योतिष का पार्ट है, जो हेल्प करती हैं किसी प्लैनेट को सही से डिस्क्राइब करने में, ठीक है। 3, 7, 11 सपोर्ट की राशियां हैं या फिर वायु की राशियां हैं। जो भी काम करना है फटाफट करना है, करके ख़त्म करो, इससे ज़्यादा नहीं रुकना, जल्दी करना है, ठीक है। 4, 8, 12 इमोशन की राशियां हैं, स्थिरता की राशियां हैं और ब्लॉकेज, किसी चीज़ को स्टे करने की राशियां हैं। बट फ्लो में रहना पसंद होता है इन लोगों को, लेकिन इमोशनल, एक एक वर्ड में याद रखिए, इमोशनल, ठीक है। तो आपको इन राशियों के मैंने मोटे मोटे वो भी बता दिए। अगर आपको इनको डिटेल में जानना है वो आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज़ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप आगे इन क्लासेस में देखना चाहते हो वो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मैं तो अपने एंड पे मुझे जो कमियां लगती हैं, जो मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं तो उसके अकॉर्डिंग क्लास बनाती हूँ। मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ें भी लोगों को जो है कई बार समझने में दिक्कत आती है कि ये क्या है। और दूसरी चीज़ कि जब तक आप उसको 100-50 कुंडलियों पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। डेली की 2-3 कुंडलियों पे आप राशि, भाव, प्लैनेट, एस्पेक्ट पे काम करिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा कौन सा प्लैनेट आपका अच्छा काम कर रहा है, कौन सा प्लैनेट बुरा काम कर रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उपाय करने में हेल्प होगी, आपको ज़िंदगी को अलाइन करने में हेल्प होगी, ठीक है। सो आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। इसको करिए और आगे बढ़िए। अगली क्लास में देखते हैं, कुछ नया आपको सिखाऊंगी। थैंक यू।